हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका सिलॉगिज्म का सेकंड लेक्चर है। कल की क्लास में हमने सिलॉगिज्म के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने कुछ बेसिक चीजें और काफी सवाल भी हमने कल डिस्कस किए थे। आज भी हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ और भी नए कंसेप्ट्स आज आपको सीखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम इन सेशंस में वैसे क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं जैसे आप एग्जाम में पाएंगे। आपके आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में रीजनिंग के जो 35 सवाल आने हैं ना, उन 35 क्वेश्चंस में से आप 5 क्वेश्चंस इस सिलॉगिज्म चैप्टर के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी हम इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए आज का सेकेंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला सवाल ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना है। उसने बोला ऑल ट्रीज आर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, ट्री और ब्रांच से रिलेटेड, नो ट्री इज लीफ, ट्री और लीफ में नो कह रहा है। उसके बाद ऑल लीफ आर स्टेम, ऑल लीफ आर स्टेम, ठीक है। उसके बाद उसने बोला नो स्टेम इज रूट, स्टेम और रूट में नो, है ना। तो ये डायग्राम बनेगा आपका। अब डायग्राम बहुत ध्यान से समझिए। ट्री और लीफ में नो है ना। ऑल ट्री आर ब्रांच, ठीक है जी। और उसके बाद उसने ट्री और लीफ में नो बोला है और दूसरा नो उसने बोला है किसमें, रूट और स्टेम में, है ना। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि सम स्टेम्स आर नॉट ब्रांच। देखो पहले तो स्टेम और ब्रांच में आप देख सकते हैं कि डाउटफुल रिलेशन है। ये दोनों सर्कल में डाउटफुल रिलेशन है, इसके अंदर वाले सर्कल्स में नो है। अब आपने ये देखना है कि स्टेम का कुछ एरिया है जिसमें ब्रांच नहीं आ सकता। देखो वो ऐसा कह रहा है, तो आप एक चीज देखो, स्टेम के अंदर जो ये लीफ वाला एरिया है ना, उसमें ट्री नहीं आ सकता, है ना। बट आप एक चीज देखो, वो कह रहा है कि यहाँ पे आप ब्रांच को नहीं ला सकते, है ना। तो आप एक चीज देखिए कि क्या ये सही है। तो ये वाला कंक्लूजन जो है आपका, सम स्टेम आर नॉट ब्रांच। देखो अगर वो कहता ना कि स्टेम का कुछ एरिया है जो ट्री नहीं हो सकता, है ना, कि स्टेम के सर्कल में सम एरिया है जिसमें आप ट्री नहीं ला सकते, है ना, वो तो सही है ना। पर उसने यहाँ पे क्या बोला कि स्टेम का कुछ एरिया है जो कि ब्रांच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो स्टेम जो है और ब्रांच जो है, इनमें यदि डाउटफुल रिलेशन भी है बट वो पूरी तरह से डाउटफुल नहीं है ना। ये चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि स्टेम का जो उसने बोला है कि स्टेम का कुछ एरिया है। अब आप अगर स्टेम और ब्रांच में रिलेशन बना रहे हो, है ना, तो आप यहाँ पर स्टेम के साथ ब्रांच ऐसे बना सकते हो। आप स्टेम के अंदर भी तो ब्रांच बना सकते हो, है ना। आप स्टेम के अंदर भी तो ब्रांच को बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बट जो स्टेम का ये वाला एरिया है, जो आपका स्टेम का ये वाला एरिया है, इसमें तो ब्रांच नहीं जाएगा ना। ये तो आप श्योर है कि स्टेम का कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जिसमें ब्रांच नहीं जा सकता। किसकी वजह से, क्योंकि ब्रांच के अंदर ट्रीज है। तो ये वाला जो आपका पहला है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नो रूट इज ट्री, रूट और ट्री में नो कह रहा है। रूट इधर है, देखो ट्री उधर है, तो इनमें तो डाउटफुल रिलेशन है, हम इसको गलत करेंगे। अगला नो लीफ इज ब्रांच, तो लीफ और ब्रांच में नो कह रहा है। देखो ब्रांच और लीफ में तो डाउटफुल रिलेशन है, तो ब्रांच और लीफ में तो, क्योंकि ट्री के साथ लीफ का नो का रिलेशन है, पर ब्रांच के साथ लीफ का डाउटफुल रिलेशन है, तो ये वाला आपका गलत होगा। ऑल स्टेम आर नॉट रूट, वो कह रहा है सारा स्टेम जो है वो रूट नहीं हो सकता। तो ये देखिए सारा स्टेम रूट नहीं है और वो बिल्कुल सही बोल रहा है ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा स्टेम जो है वो रूट में आ नहीं सकता क्योंकि बीच में स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा, हाँ जी, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपका जो सही आ रहा है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए ये ओनली अ फ्यू, ये आजकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट आपको मिले। तो देखो आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको मैं ओनली अ फ्यू बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम ए इज बी और दूसरा सम ए इज नॉट बी। ठीक है, यानी इसका डायग्राम अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो सम ए इज बी तो आप ऐसे बनाते हो, और अगर मुझे सम ए इज नॉट बी बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए का सम एरिया मार्क करेंगे और हम लिखेंगे कि वो वाला एरिया जो है वो बी नहीं हो सकता, सम एरिया ऑफ ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि आपको जब सम ए इज बी दिया होता है तो सम ए इज बी में क्या होता है कि कुछ ए बी है, ये तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है ना, पर उसमें वो ये नहीं बोलता कि सिर्फ कुछ ए बी है, उसने ऐसा नहीं बोला, पर यहां वो ऐसा बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू, कि सिर्फ कुछ ए बी होगा, सारा ए बी में नहीं जा सकता। तभी हम ए में रेस्ट्रिक्शन शो कर देते हैं ताकि हम सारे ए को बी में ना लेके जाएं। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, कि क्या सारा ग्रेसफुल। अच्छा पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू तो आपको अब समझ आ चुका है कि क्या मीनिंग होता है इसका। हाँ जी, ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, कि जो सारा ग्रेसफुल है ना। ओके वेट, सॉरी ये तो कंक्लूजन है, स्टेटमेंट का बनाएंगे। हाँ जी, ओनली अ फ्यू मेल आर स्मार्ट, तो मेल और स्मार्ट में सम का रिलेशन है। ठीक है, और ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ मेल ऐसा भी है जो कि स्मार्ट नहीं हो सकता। और फिर उसने बोला कि ऑल स्मार्ट आर ग्रेसफुल, कि सारा स्मार्ट जो है वो क्या होगा, ग्रेसफुल होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन में उसने बोला कि ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, कि सारा ग्रेसफुल क्या मेल हो सकता है। तो देखो आपको ग्रेसफुल को मेल में लाना है, ग्रेसफुल तो मेल में आ ही सकता है ना। आप एक चीज देखो, ग्रेसफुल तो सारा मेल में आ सकता है, पर मेल जो है ना वो आपका ग्रेसफुल में आ सकता था, पर ये जो आपका स्मार्ट है इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि मेल और स्मार्ट में कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। बट फिलहाल जो उसने पूछा कि ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, तो ग्रेसफुल सारा मेल में आ नहीं रहा, ग्रेसफुल और मेल में सम का रिलेशन है, बट सारा ग्रेसफुल मेल में आ सकता है, क्योंकि जब भी वो कैन बोले, कैन का मतलब होता है कि वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो ये पहले वाला कंक्लूजन जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। सेकंड में उसने बोला सम ग्रेसफुल और स्मार्ट, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, देखो सारा स्मार्ट अगर ग्रेसफुल में है तो सम ग्रेसफुल और स्मार्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 5, फिफ्थ ऑप्शन है आपका सही जवाब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सम क्लॉथ्स आर मार्बल, कि कुछ क्लॉथ्स जो हैं वो क्या है, मार्बल है, और फिर सम मार्बल आर बैग। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आपका बना कि कुछ क्लॉथ मार्बल है और कुछ मार्बल बैग है, और जिसमें कि डाउट किस में आ रहा है आपका, क्लॉथ और बैग में। तो क्लॉथ और बैग में आपका डाउटफुल रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि नो क्लॉथ इज अ बैग, तो क्लॉथ और बैग में तो देखो डाउटफुल रिलेशन है, तो क्लॉथ और बैग में देखो नो भी बन सकता था, सम भी बन सकता था, ऑल भी बन सकता था। ठीक है, नो सम ऑल, तो यहाँ पे देखो अभी जो बना हुआ है ये अलग अलग है तो नो दिख रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे बैग को नीचे बनाऊं तो इनमें सम बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ आ रहा है कि आपका सी और बी यानी क्लॉथ और बैग में डाउटफुल रिलेशन है, जिस वजह से आप कंक्लूजन को भी डाउटफुल ही मार्क करेंगे, कि क्योंकि ना बाद में कई बार इधर और लग जाता है। सेकंड है ऑल मार्बल और बैग, क्या सारा मार्बल बैग है, नहीं, मार्बल और बैग में तो सम का रिलेशन है,
वो पॉसिबिलिटी में नहीं पूछ रहा, वो पक्के वाला पूछ रहा है। तो पक्के वाला अगर आप देखो तो ये ऑल मार्बल और बैग आपका गलत होगा। उसके बाद सम बैग्स आर क्लॉथ, कुछ बैग्स जो है वो क्लॉथ है, तो बैग और क्लॉथ में तो हमारा डाउटफुल रिलेशन चल रहा था। और उसके बाद नो मार्बल इज अ क्लॉथ, मार्बल और क्लॉथ में नो कह रहे, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो अब देखो ये डाउटफुल कंक्लूजन आपके कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले। आपको मैं अब बताना चाहूंगी कि कभी अगर आपको ईदर और लगाना पड़े तो आपको क्या देखना होता है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो, फिर दोनों कंक्लूजन्स डाउटफुल हो। स्टार मार्क किया है ना, मतलब ये दोनों डाउटफुल हैं, और दोनों में वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम का मतलब क्या होता है कि जिसकी बात, देखो ये नो है यानी नेगेटिव है, ये सम है यानी पॉजिटिव है, दोनों डाउटफुल है और दोनों का वेरिएबल सेम हो, जैसे कि क्लॉथ दोनों में आ रहा है और बैग भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में आपका ईदर और लगेगा। ओके जी, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि ईदर और की जो कंडीशंस है वो हमारी यहां पर अच्छी तरह से फुलफिल हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स है, ठीक है जी। ऑल बर्ड्स आर बटरफ्लाईज, अब ये बर्ड्स है ना, बर्ड्स के बाहर ऑल बर्ड्स आर बटरफ्लाई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ऑल इंसेक्ट्स आर स्नेक्स, सारे इंसेक्ट्स जो है वो क्या है, स्नेक्स है। तो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है इसका, तो बहुत ध्यान से करना है आपने। देखो पहला कंक्लूजन क्या है कि सम स्नेक्स आर बर्ड्स, कि कुछ स्नेक्स जो है वो बर्ड्स है, तो बिल्कुल सही है। देखो स्नेक्स और बर्ड्स में सम का रिलेशन बन रहा है, फर्स्ट आपका करेक्ट है। उसके बाद सम बटरफ्लाईज आर इंसेक्ट्स, कुछ बटरफ्लाईज जो है वो इंसेक्ट्स हैं, तो देखो इनमें भी सम बन रहा है, ये भी सही है, ठीक है। सम स्नेक्स आर बटरफ्लाईज, कुछ स्नेक्स जो है वो बटरफ्लाईज है, तो इनमें सम बन रहा है, ये भी सही है, ठीक है। सम इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, तो देखो इंसेक्ट्स ये रहा, बर्ड्स ये रहा, तो इनमें तो देखो आपका जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स था, है ना, तो ये सम इंसेक्ट्स आर बर्ड्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों कंक्लूजन आप अपने डायग्राम को देख सकते हैं कि चारों कंक्लूजन आपके बिल्कुल सही है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल फॉलोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर देखिए क्या आएगा, जल्दी से करिए इसको सॉल्व। सम बनानास आर एप्पल, कुछ बनानास जो है वो एप्पल, ऑल एप्पल आर टोमेटोज, ओके। और उसके बाद सम पोटैटोज आर टोमेटोज, ठीक है जी, सम पोटैटोज आर टोमेटोज। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि सम बनानास और टोमेटोज जो है, बनानास और टोमेटोज में आपका सम जो है ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ओके। सम पोटैटोज आर बनानास, कुछ पोटैटोज जो है वो बनानास है, तो चलिए देखिए इसको, कुछ पोटैटोज जो है वो बनानास है, इनमें है डाउटफुल रिलेशन,
ये इधर पोटैटोज है और इधर बनानाज है, तो ये तो आपका डाउटफुल होगा और ये गलत ही होगा क्योंकि इधर और तो लग ही नहीं सकता, चारों पॉजिटिव है। इधर और लगाने के लिए मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। उसके बाद सम एप्पल्स आर पोटैटोज, कुछ एप्पल्स जो है वो पोटैटोज है। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल और पोटैटोज में भी डाउटफुल रिलेशन है ना, तो ये भी हमारा गलत होगा। उसके बाद सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ एप्पल्स जो है वो बनानास है, तो ये आप देख सकते हैं इनमें तो सम का बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, देखो आपका जो है सेकंड और थर्ड ये तो डेफिनेटली गलत हो गया, सही आपका हो रहा है फर्स्ट और फोर्थ वाला। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बी ऑप्शन है आपका सही जवाब। सो आई होप आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलोगिज्म के, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बहुत बेटर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और ये आपके कंक्लूजन्स है। तो देखिए एक बार सॉल्व करके आपके हिसाब से इनमें कौन सा सही होगा। हाँ जी, स्टेटमेंट जो है आपकी पहली स्टेटमेंट उसने बोली कि ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, सारे सॉन्ग्स जो हैं वो क्या है, पोएम्स है। उसके बाद ऑल पोएम्स आर राइम्स। उसके बाद नो राइम इज अ पैराग्राफ, राइम और पैराग्राफ में नो है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल राइम्स आर पोएम, सारी राइम्स जो है वो पोएम है, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, सारे सॉन्ग्स जो है वो राइम्स है, तो सॉन्ग्स और राइम्स में वो ऑल कह रहा है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला देखो राइम सारा पोएम में नहीं आ रहा है, पर अगर हम देखें सारा सॉन्ग राइम में आ रहा है ना। थर्ड में उसने बोला नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ। अच्छा यहां थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला क्या था, ये पोएम्स था और ये नो राइम्स इज अ पैराग्राफ है, ठीक है जी, करेक्ट। उसके बाद नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ, तो सॉन्ग जो है वो राइम के अंदर है और राइम का पैराग्राफ के साथ नो है, तो सॉन्ग और पैराग्राफ का नो बिल्कुल सही है। उसके बाद नो पोएम इज अ पैराग्राफ, ये पोएम है और ये पैराग्राफ है, तो इनका नो कह रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, इसमें आपका सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाला सही होता है, ओके। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये करिए ट्राई, जल्दी से नेक्स्ट वाला करिए। हाँ जी, स्टेटमेंट उसने आपको क्या बोली, सम ड्यूज आर ड्रॉप, कि कुछ ड्यूज जो है वो ड्रॉप है ना। तो ये देखो ड्यू हमने बनाया और ये यहां पे हमने बनाया ड्रॉप, ठीक है जी। तब यहां पे आप देख सकते हैं ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन, सारे ड्रॉप्स जो है वो क्या है, स्टोन्स है, ओके। उसके बाद एटलीस्ट सम ड्यूज आर स्टोन्स, अब देखो ड्यू और स्टोन्स में सम तो बन गया है ना, और सम स्टोन्स आर ड्रॉप्स, कुछ स्टोन्स जो है वो ड्रॉप्स है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके कौन से कंक्लूजन सही होंगे, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। आपके ना पेपर में ना इसी तरह से कभी वो 2 कंक्लूजन का सेट दे देते हैं, कभी आपको वो
4 कंक्लूजन्स का सेट दे देते हैं, तो हम बिल्कुल वो मिक्स करके आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। पेपर में इसी तरह से आपको एक डायग्राम बनाना होता है, 2 या 3 या 4 कंक्लूजन दिए होंगे और आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में बताना होगा कि उनमें से कौन सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए ट्राई। सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, ठीक है जी। उसके बाद नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, और उसके बाद नो लाइन इज अ स्क्वायर। लाइन और स्क्वायर में नो कह रहा है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि नो ट्राइंगल इज अ स्क्वायर। ट्राइंगल और स्क्वायर में नो कह रहा है, तो ट्राइंगल और स्क्वायर में तो डाउटफुल रिलेशन है, तो अगर इनमें डाउटफुल रिलेशन है तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका गलत होगा। सेकंड उसने बोला नो लाइन इज अ सर्कल, लाइन और सर्कल में उसने नो बोला है, ठीक है। तो लाइन और सर्कल में उसने आपको नो बोला है, तो ये भी डाउटफुल है, तो ये भी हमें गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ईदर और तो लग ही नहीं सकता, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब थोड़ा पॉसिबिलिटी की तरफ भी आते हैं। देखो आपको ना मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स का बताना चाहूंगी। पॉसिबिलिटी का मतलब तो आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी जब भी आए तो वो ये पूछना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है, वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या ऐसा हो रहा है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए कई बार ना पॉसिबिलिटी की जगह वो कैन और मे बोलते हैं, तो कैन का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है और मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है। तो जैसे कि ये जो आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, नीचे कंक्लूजन देखो, पहले कंक्लूजन में भी उसने पॉसिबिलिटी बोली है और दूसरे में ये जो मे वर्ड आ रहा है उसका मतलब भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हाँ जी, तो पहले तो उसने क्या बोला, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, सारे ब्लेड्स जो हैं वो क्या है, शार्प है। ओके, ऑल ब्लेड्स आर शार्प। उसके बाद उसने बोला सम ब्लेड्स आर ब्लंट, कुछ ब्लेड्स जो हैं वो ब्लंट है। और फिर नो ब्लंट इज स्वॉर्ड। तो पेपर में भी ऐसा होता है, पता है आपको, जो क्वेश्चन आता है ना वहां पे ना सेम इनिशियल वाले दो दो सर्कल है। जैसे देखो यहाँ पे शार्प और स्वॉर्ड, यहाँ पे ब्लेड और ब्लंट, तो उससे क्या होता है कि हमें इनिशियल लिखने की आदत होती है और फिर जल्दी भी होती है हमें उस टाइम पे कि फटाफट से आंसर देना है, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उस पैनिक में ना हम भूल जाते हैं कि एस वाले दो थे या बी वाले दो थे। तो जब वो ब्लेड कहता है हम ब्लंट को देख रहे होते हैं, जब वो स्वॉर्ड कहता है हम शार्प को देख रहे होते हैं। तो बहुत ध्यान से करना, एंड ये बहुत कॉमन चीज है, कॉमन ट्रिक है जो आपके पेपर में होता है कि आपके सिलोगिज्म के क्वेश्चन में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो ऐसा करते हैं कि आपको 2 या 3 वेरिएबल ऐसे दे देते हैं जिनका इनिशियल लेटर सेम है। तो बहुत ध्यान रखना है आपने इस चीज का। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल है, ऑल स्वॉर्ड बीइंग ब्लेड्स इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारा स्वॉर्ड, ये देखो स्वॉर्ड इधर है, गलती से शार्प को मत देखना, स्वॉर्ड इधर है, क्या सारा स्वॉर्ड जो है वो ब्लेड में आ सकता है, क्या सारा स्वॉर्ड ब्लेड में आ सकता है। तो देखो स्वॉर्ड सारा का सारा जो है वो ब्लेड में आ सकता है, स्वॉर्ड जो है वो ब्लंट में नहीं जा सकता पर ब्लेड में आ सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट वाला आपका सही है। सेकंड में उसने बोला एटलीस्ट सम ब्लेड्स में बी स्वॉर्ड, कि कुछ ब्लेड्स जो हैं, ब्लेड्स ये रहा, कुछ ब्लेड स्वॉर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्वॉर्ड का नेगेटिव है ब्लंट के साथ, तो ब्लेड और स्वॉर्ड का सम जो है वो पॉसिबल है, तो ये भी आपका सही होगा। तो आंसर आपका इसका क्या होगा कि बोथ 1 and 2 फॉलोज, कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। ओके, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट, सभी फूल जो है वो व्हाइट है, ऑल फ्लावर्स
आर वाइट, और उसके बाद सम वाइट आर ब्यूटिफुल, ये डायग्राम बना। अब आपने मुझे बताना है इन कंक्लूजन्स में से आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। तो चलिए करिए इसको ट्राई, दोनों ही पॉसिबिलिटी वाले हैं, एक में पॉसिबिलिटी लिखा है और एक में मे लिखा है। हाँ जी, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है। तो देखो फ्लावर का पूरा सर्कल ब्यूटीफुल में आ सकता है, तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए सम वाइट में नॉट बी फ्लावर, कि कुछ वाइट हो सकता है फ्लावर ना हो। तो देखो वाइट का ये वाला एरिया ये श्योर नहीं है रहेगा, ये भी हो सकता है कि फ्लावर और व्हाइट ओवरलैप करे तो ये एरिया खत्म हो जाए, पर उसने भी तो आपसे मे नॉट पूछा है, कि वो कह रहा है कि कुछ व्हाइट ऐसा हो सकता है जो शायद फ्लावर ना हो, तो वो सही बोल रहा है कि ये एरिया भी पॉसिबल है। श्योरिटी नहीं है इस एरिया के एग्जिस्टेंस की, बट ये भी पॉसिबल है। तो आंसर इसका क्या होगा, बोथ फॉलोज। ओके, चलो अगला सवाल करिए ट्राई। हाँ जी, ये तो आपका सेम ही हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करिए अब आप सब। हाँ जी, तो उसने आपको यहाँ पे बोला कि ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सारा फ्रूट जो है वो क्या है, टेस्टी है। उसके बाद नो टेस्टी इज गुड, ठीक है, और उसके बाद ऑल गुड आर यमी, सारा गुड जो है वो क्या है, यमी है। तो उसने यहाँ पे बोला कि ऑल यमी थिंग बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा जो यमी है वो टेस्टी हो सकता है, ये बात हो रही है। तो देखो सारा यमी क्या टेस्टी में जा सकता है, देखो यमी के अंदर जो ये है ये आपका यहां नहीं जा सकता, बट उसने बोला ऑल यमी थिंग बीइंग टेस्टी। तो देखो सारा यमी जब यहाँ पे यमी के अंदर क्या है आपका गुड, गुड जब टेस्टी में नहीं जा सकता तो सारा यमी कैसे लेके जाओगे, तो ये पहले वाला आपका गलत है। और सेकंड में उसने आपको बोला ऑल फ्रूट बीइंग यमी, सारा फ्रूट यमी में आ सकता है, ये हो सकता है। कारण देखो क्या है कि फ्रूट जो है वो इसके अंदर है, टेस्टी के अंदर, टेस्टी गुड में नहीं जा सकता, पर हमें तो यमी में लेके जाना है। तो ऑल फ्रूट बीइंग यमी पॉसिबल है, तो सेकंड वाला जो है वो आपका सही है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलोज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये वाला करिए ट्राई। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ना हम पॉसिबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो देखिए इसको ट्राई करके देखिए आपका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, स्टेटमेंट में उसने आपको क्या बोला, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, कि सारे मैंगोज जो हैं वो क्या हैं, ग्रेप्स है, ठीक है। सम ग्रेप्स आर ब्लैक, कुछ ग्रेप्स जो हैं वो क्या है, ब्लैक है। अब पहला कंक्लूजन क्या है कि सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी,
कि कुछ मैंगो ब्लैक हैं, ये डाउटफुल है, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि कुछ मैंगो ब्लैक है ना। उसके बाद उसने बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तभी तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू है, क्योंकि जो चीज अनश्योर है वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। श्योर चीज पॉसिबिलिटी में सही नहीं होगी। जो चीज आपकी श्योर है कि ये होना ही होना है, वो पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता। जो अनश्योर होता है ना, वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। ठीक है, तो इसने बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। ठीक है, तो कुछ मैंगोज शायद से ब्लैक ना हो, तो सही कह रहा है, शायद से, है ना। मैंगो और ब्लैक तो अनरिलेटेड है यहाँ पे, मतलब अनरिलेटेड पक्के वाले नहीं, बट ये वाले कि इनमें कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा ना, नो का बन रहा है, तो मतलब इनमें तो फिर नो भी पॉसिबल है, सम भी पॉसिबल है और ऑल भी पॉसिबल है, और इसीलिए मैंगो और ब्लैक के बीच में हर चीज की पॉसिबिलिटी आपकी सही ही मानी जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या बन रहा है, बोथ 1 and 2 follows। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करिए इसको ट्राई। स्टेटमेंट पहली है कि ऑल स्टार, कि सारे स्टार जो है वो मून है, और फिर उसने बोला कि सारा मून जो है वो प्लैनेट है, और फिर उसने बोला सारा प्लैनेट जो है वो राउंड है। ये डायग्राम बनेगा। पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल मून्स बीइंग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा मून स्टार हो सकता है, तो सारा मून स्टार हो सकता है। तो देखो स्टार मून में आ रहा है, मून स्टार में नहीं आ रहा, तो बट इसने पॉसिबिलिटी में बोला है कि हो सकता है, तो बात वही आ गई। देखो जब भी ऑल होता है ना, जब भी वो ऑल ए इज बी बोलेगा, तो प्रॉपर डायग्राम तो हमारा ये वाला होता है, पर ये ओवरलैपिंग वाला भी डायग्राम पॉसिबल होता है। और बात वही है कि अगर मून और स्टार ओवरलैप कर गए तो ऑल मून बीइंग स्टार और ऑल स्टार बीइंग मून दोनों चीजें बन जाएंगी, है ना। तो ये चीज पॉसिबल है। मतलब अगर ये वाला डायग्राम हम देखें, इस डायग्राम के हिसाब से यहां चाहे आपका सारा मून स्टार में नहीं आ रहा, पर ऐसे डायग्राम में सारा मून स्टार में बनता है। पहला बिल्कुल सही है। सेकंड में उसने क्या बोला, ऑल स्टार्स आर राउंड, सारा स्टार जो है वो राउंड है, तो ये सेकंड वाला जो है ये भी आपका सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, बोथ 1 and 2 follows, यानी आपके दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आज हमने आपके साथ सिलॉगिज्म के और भी कुछ सवाल डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना सिलॉगिज्म की, उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। तो इसीलिए अगला जो सेशन है उसमें भी आपके साथ में सिलॉगिज्म के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, और थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ओके, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से डेवलप हो जाए। और अगली क्लास में मैं चाहूंगी कि आपके अगर कुछ भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप वो भी लेके आइए। सिलॉगिज्म चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ला सकते हैं। तो आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करिए फटाफट से आज के सेशन को, और शेयर कर दीजिए आज की क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी इस क्लास को अटेंड कर सके। और साथ के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए यदि आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी एग्जाम, या और भी किसी अगर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।